नमस्कार, मैं लव रघुवंशी। TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। हाल ही में ZEE5 पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है। नाम है रंगबाज डर की राजनीति। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस सीरीज की कहानी क्या होगी। जो भी इस सीरीज को देख रहा है वो इसकी तारीफ कर रहा है, इसमें काम करने वालों की तारीफ कर रहा है। जिस किरदार की सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है वो है हारून शेख अली बेग, और वो निभाया है विनीत कुमार सिंह ने। तो अभी हमारे साथ खुद विनीत कुमार सिंह हैं और उस किरदार के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में हम उन्हीं से बात करेंगे। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या ये आपके अब तक के करियर का सबसे बड़ा और सबसे अहम किरदार है? हर किरदार मेरे लिए अहम होता है, लेकिन हारून शाह अली बेग का जो किरदार है, इस तरीके की कोई चीज़ मैंने पहले नहीं की थी। हारून शाह अली बेग की जर्नी ऑन स्क्रीन मुझे तकरीबन 30 साल प्ले करने का मौका मिला, और बहुत सारे शेड्स हैं इस किरदार के। कि एक शुरुआत होती है एक लोअर मिडिल क्लास से एक बिगनिंग है, और ज़िद इस किरदार की ये है कि मैं किसी की जी हजूरी करके नहीं जीऊँगा। क्लैशेस होते हैं, वो स्टैंड लेता है, अपराध की दुनिया में सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है। फिर एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसे लगता है कि राजनीति में जाना चाहिए, और एक नई जर्नी शुरू होती है। तो अपराध और राजनीति का एक कमाल का ही घालमेल हुआ है। तो चाहे राजनीति का अपराधीकरण कह लें या अपराध का राजनीतिकरण कह लें, आपकी दृष्टि है देखने की। लेकिन इसके अलावा किरदार जो है, ये जिसे प्यार से लोग साहिब बुलाते हैं, पढ़ने का शौक़ रखता है, लिटरेचर्स पढ़ता है, म्यूज़िक का शौक़ है। जो सना का किरदार है उनसे भयंकर मोहब्बत करता है, अपने परिवार के लोगों से बहुत अटैच्ड है, उनको प्यार करता है। ये अलग बात है कि परिवार कितना स्वीकार करता है या नहीं करता, वो आप सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इतने सारे शेड्स, और इस तरीके का किरदार मैंने पहले नहीं किया था, तो इस मायने में तो ये बिल्कुल मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये बताइए, आपके पास ये कहानी कब आई और पूरी कहानी तैयार होने में, शूटिंग में कितना समय लगा, और आपका क्या रिएक्शन था जब ये आपके पास ये स्क्रिप्ट आई? अजय राय जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे बताया, और वो और नवदीप सिंह, इनसे मुलाकात हुई। अजय के साथ मैं पहले गैंग्स ऑफ वासीपुर और मुक्काबाज कर चुका हूँ, तो मेरे लकी चार्म हैं। नवदीप सिंह के साथ हमेशा से काम करना चाहता था, तो ये एक मौका था। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी थी। खैर, जब मैंने हाँ की थी तभी स्क्रिप्ट लिखी नहीं हुई थी, लेकिन जो आइडिया था वो मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि कुछ बढ़िया हो सकता है। मैंने हाँ तो कर दी थी, लेकिन बोला था कि हाँ स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, उसके बाद फाइनल वो करूंगा, बट हाँ मैं कर रहा हूँ, इससे कमिटमेंट हो गई। हाँ। और रंगबाज अपने आप में ये ZEE5 का वन ऑफ द बेस्ट शो है, और इसके दोनों सीज़न रंगबाज के बहुत पसंद किए गए हैं। तो ऑलरेडी एक हिट फ्रेंचाइज से जुड़ने का मौका था, और ये मुझे दिख रहा था कि ये बूस्टर डोज है। ये तीसरा सीज़न जो है ना, ये बूस्टर डोज है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप किसी किरदार में एक एक्टर घुस जाता है, और जब वो सीरीज़ चल जाती है और लोगों की तारीफ़ें मिलती हैं उस किरदार के लिए, तो फिर उस किरदार से बाहर आने में आपको कितना समय लगता है? कई बार क्या ऐसा होता है कि आप उस किरदार से बाहर नहीं आना चाहते हैं? नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा। मतलब एक ही कपड़ा आप पहने रहोगे तो फिर दूसरा तो नहीं पहन सकते ना। तो बस ऐसा सा ही है कि अगर जहन में वही चलता रहेगा तो नई चीज़ को अंदर जाने में मुश्किल होगी। मतलब ग्लास अगर भरी ही है तो उसमें नया कुछ डाल ही नहीं पाओगे, तो खाली करो पहले। तो ये बेसिक है। हाँ, दिक्कतें होती हैं, पहले बहुत होती थी, अब समझता हूँ उस चीज़ को कि हो गया, काम ख़त्म हो गया, अब थोड़ा इसे निकालने का प्रोसेस जो है उसे शुरू करो, उस पर काम करो। तो मैं थोड़ा सा अलग जा कर के, अपनी दुनिया में जा कर के, मेरे जो अपने लोग हैं उनके बीच में वक्त बिताता हूँ। लेकिन किरदार कुछ अच्छी चीज़ें दे भी जाता है, और कुछ चीज़ें आपकी ले भी जाता है। तो जैसे हारून शाह अली बेग, जब शूट मेरी ख़त्म हुई तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरा दिमाग ना, अब वो तो ख़त्म हो गया, मेरी अपने पर्सनल लाइफ में जो 50 चीज़ें जो मतलब करियर को लेके, इसको लेके,
सब चलना शुरू हो गया, जबकि मैं ऐसा कभी था नहीं। मैं हमेशा ये है कि एक काम लिया, चुपचाप उसको करता रहता हूँ, बाकी चीज़ों में मैं नहीं पढ़ता, दुनिया कहाँ जा रही है, कौन क्या कर रहा है, मैं उसको बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। लेकिन ये करने के बाद जैसे हारून शाह अली के दिमाग में सब चलता रहता है ना, और शांत बैठा रहता, वैसा होने लगा। मतलब भाई ये लक्षण ठीक नहीं है, है ना। तो फिर मैं अपने मतलब वाइफ के साथ, अपनी बहन के साथ, जो अपनी पुरानी चीज़ें हैं उस तरीके, तो धीरे धीरे वो निकल जाता है। अभी आपने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो पोस्ट की थी अपने पिताजी की, आपका होर्डिंग लगा हुआ है, वो उस तरफ इशारा कर कर खुश हो रहे हैं। आपने भी उसको पोस्ट करते हुए लिखा कि पिताजी का ये रूप देखकर मज़ा आ गया। उस बारे में कुछ बताइए, इससे अपने घर के बारे में, अपने पिताजी के साथ आपके किस तरह के संबंध हैं? पापा को तो जब तक मैंने कुछ कर नहीं लिया तब तक न मैंने बताया, न मेरी बहन ने, न मेरे छोटे भाई ने, किसी ने नहीं बताया। अच्छा। न मालूम था कि फुल स्टॉप लगेगा। तो जब ये फोटो देखी ना मैंने, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी सिस्टर ने पोस्ट किया मैं देखा, मतलब पापा, मैंने हमेशा उनकी जेब में यहाँ पे कलम देखी। हाँ, मैथ के टीचर हैं। हाँ, सुबह 5 बजे मैं उनको देखता हूँ, ऐसा बुक्स उनके बेड पे पड़ी रहती हैं, टेबल पे उनके बुक्स पड़ी रहती हैं, कोई फार्मूला कुछ करते रहते हैं वो। ये मैं बचपन से मेरी मेमोरी है। मतलब ये पोस्टर के नीचे कैसे, होर्डिंग के नीचे ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। हाँ, तो मतलब, और जो खुशी मुझे हो रही थी कि ये वो कैसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि शायद कुछ ऐसा मैंने किया है जिसकी वजह से ये तस्वीर मुझे देखने का आज मौका मिला है। मैंने बात की पापा से, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं ये करूं। तो उन्होंने ये कहा कि बेटा, एक बाप के लिए ना बहुत फक्र की बात है, गर्व की बात है कि वो अपने बेटे के नाम से जाना जाए। मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था वो तस्वीर, उनकी ये बात। मुझे लगा जो कुछ इतने साल पापड़ वेले ना, सब सार्थक, सही दिशा में था। अपने कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। सिया का टीज़र अभी रिलीज़ किया है आपने, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कहानी है? अगले महीने वो रिलीज़ हो रही है। सिया सितंबर में आ रही है। एक बहुत ज़रूरी फिल्म है, और ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बताऊंगा। अभी टीज़र नहीं आया, इनफैक्ट उसकी रिलीज़ डेट अनाउंस की है, ठीक है, 16 सितंबर। तो टीज़र आएगा, ट्रेलर भी आएगा, तो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हारून शाह अली बेग से बिल्कुल परे एक ऐसा इंसान है जो ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में अगर ऐसे लोग हों तो उनकी ज़िंदगी में फ़र्क आ सकता है। तो एक ज़रूरी फिल्म है, अभी सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। आप अपने अब तक के करियर को किस तरह से आंकते हैं? कितने संतुष्ट हैं और आगे को लेकर क्या सोच है आपकी? देखिए, संतुष्टि तो कलाकार को होती नहीं। मतलब मैं बहुत सारे रोल्स करना चाहता हूँ, बहुत सारे काम करना चाहता हूँ, और मैं रोमांटिक फिल्म्स करना चाहता हूँ, एक्शन फिल्म्स करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी का ये हिस्सा अभी तक मुझे दिखाने का मौका नहीं मिला। ज़्यादातर बहुत ही इंटेंस या इस तरीके के सब्जेक्ट्स मिले, लेकिन जब मौका मिला है तो करके गया हूँ। अब पोस्ट रंगबाज मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ, इनफैक्ट बात भी मेरी चल रही है, और कुछ ऐसी फिल्में आपको देखने को मिलेंगी जो स्लाइस ऑफ लाइफ हैं और रोमांटिक हैं। रंगबाज 3 की जब चर्चा शुरू हुई थी और उसके बाद ट्रेलर भी आया, तो ये लोग बातें करने लगे थे ये मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी है, लेकिन आपने पहले इस पर जवाब दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अब सीरीज़ आ चुकी है, लोगों ने देख ली है, देखते लोग समझ जाते हैं कि कहानी क्या इशारा कर रही है, किस तरफ इशारा कर रही है। अब आपका जवाब वही है या कुछ इसमें बदलाव है? देखिए, ये किसी की बायोपिक नहीं है। बायोपिक क्या है कि किसी व्यक्ति के जीवन को ध्यान में रख के सारी चीज़ें वैसी हैं, तो ये बायोपिक नहीं है, लेकिन इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, और ये कहीं ना कहीं डिस्क्लेमर आपको देखने को मिलता भी है। बिल्कुल तो है। ये वैसा है। बाकी राइटर जब कोई कहानी लिखते हैं तो
जीवन में, संसार में जो कुछ होता है कहीं ना कहीं उससे ही इंस्पायर होकर आदमी लिखता है, नहीं तो मंगल ग्रह की कहानी लिखे आदमी। तो हमारे ही समाज से कुछ चीज़ें होती हैं जिसको देख के आप इंस्पायर होते हैं कि भाई आपने किसी की मोहब्बत देखी है तो आप उसको ध्यान में रख के आप कुछ कहानी लिखते हैं, कुछ एक काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं, देखते हैं, करते हैं। तो ये बायोपिक नहीं है रंगबाज 3। आपकी एक फिल्म और आई थी आधार, मेरी जानकारी से थोड़ी निकल गई, मैंने उसका ट्रेलर देखा था, मुझे याद है, फिर हम कोविड में फंस गए। शायद वो रिलीज़ हुई है या नहीं, क्योंकि मैं कल आपके ट्विटर पर था तो लोग पूछ रहे थे कि भैया ये कब रिलीज़ होगी, तो उस बारे में आप कुछ बताएंगे? भैया ये कब रिलीज़ होगी यही मैं भी पूछ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है और मैं खुद भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे लिए एक ज़रूरी फिल्म है। कुछ अलग सा किरदार है, ना वो हारून शाह अली बेग है, ना मुक्काबाज का श्रवण कुमार सिंह है, कुछ अलग है और आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट फिल्म। बताइए अपने फैंस को, कहाँ कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है या कहीं किसी प्रकार से रुकावट है, क्या है वजह? नहीं, फिल्म तो पूरी हो गई है, फिल्म बहुत प्यारी है, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी गई थी, फिल्म फेस्टिवल्स में गई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत तारीफ़ की। बिल्कुल। ट्रेलर भी आया था, अनाउंसमेंट भी आई थी। आई थिंक प्रोड्यूसर्स ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हाँ, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी फिल्म है क्योंकि मुक्काबाज मैंने 18 साल मेहनत के बाद पहली बार एक लीड फिल्म मिली थी, उसके बाद मैंने आधार साइन की थी और मुक्काबाज की वो जो फिज़िकलिटी है इस फिल्म के लिए तोड़ी थी। तो मेरे लिए वो एक फ़िल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, मेरे लिए मेरे जीवन का 19 साल है। तो मैं यही बहुत निवेदन के साथ यही कहना चाहूँगा कि वो फिल्म आए और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो फिल्म आए। क्या आप इस बारे में सोचते हैं, जो अभी आजकल चर्चाएं होती हैं कि बॉलीवुड की फिल्में उतना अच्छा नहीं कर रही हैं लेकिन साउथ सिनेमा जो है वो अच्छा कर रहा है, उसकी फिल्में लोगों को पसंद आ रही हैं, तो आप भी इस बारे में कुछ सोचते हैं, क्या वजह हो सकती है? नहीं, बेहतर फिल्म आएंगी तो चलेंगी। लोगों ने कोविड में दुनिया भर का कंटेंट एक्सप्लोर किया है, लोगों का एक्सपोजर बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने स्तर को बढ़ाना पड़ेगा और एक बढ़िया फिल्म आएगी तो आप देखना, सब लोग जाएंगे देखने। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है सोशल मीडिया पर कि बहुत जल्दी लोग बॉयकॉट करने लग जाते हैं किसी भी फिल्म का या किसी भी एक्टर का। इस पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? देखिए, मैं मेरी बात करता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि भाई 18 साल लग गए मुझे पहली फिल्म पाने में। अभी जैसे आधार है मेरे लिए, तो मतलब एक फिल्म अपने आप में एक युद्ध के जैसे रहा। 18 साल क्या होता है, राम जी का वनवास 14 साल में ख़त्म हो गया था। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कहने के लिए बात कह रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल से एक फिल्म होती है, बहुत मेहनत से होती है, तो बहुत लोगों का जीवन उससे जुड़ा होता है, बहुत लोगों के सपने उससे जुड़े होते हैं। तो मैं इस पे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये बात को समझिए कि किसी की इतनी सारी मेहनत किसी वजह से पानी में बह जाए तो कैसा लगेगा। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है भाई देखना चाहिए, आपको पसंद आए ना आए, वाला बिना देखे, मतलब हमने देखा ही नहीं और हमने कुछ निर्णय बना लिया, तो वो मुझे लगता है थोड़ी जल्दीबाजी है। और फिल्म की दुनिया तो ऐसी है कि मतलब मुझे कोई बताए कि किसी की शादी हिंदी फिल्म के गाने बजे बिना हुई हो, मतलब जहाँ पे हिंदी फिल्में चलती हैं, किसी का बर्थडे बिना गाना बजे हुआ मनाया गया हो, यू नो, तो हमारी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, तो उसी का बॉयकॉट, यू नो। तो देख लीजिए क्या है, क्यों है, कैसे है। बाकी मैं तो कलाकार हूँ तो इस पे मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मेहनत का सम्मान किया जाना चाहिए, मैं यही कहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन जो किया है, मेरे पास तो कोई नहीं था, तो एक एक कदम चल के यहाँ तक आया हूँ।
थोड़ा कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता उसमें होनी चाहिए। OTT के आने से सिनेमा कितना बदला है, ये आपको क्या लगता है? फ़ायदा हुआ है या कई मेकर्स शिकायत करते हैं कि लोग अब OTT पर कंटेंट देख लेते हैं इसलिए सिनेमा घरों में नहीं जा रहे हैं, जिससे उन पर असर पड़ा है? आपको क्या लगता है कि OTT का क्या एक पॉजिटिव असर है या किस तरह का एक असर पड़ा है सिनेमा पर? दोनों बातें हैं। एक तो ये कि OTT की वजह से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है। सिनेमा की अपनी एक लिमिटेशन रही हमेशा। OTT ने दायरे बड़े कर दिए। जैसे OTT पे कोई चीज़ रिलीज़ होती है तो जितने भी उसके सब्सक्राइबर हैं, हर किसी के पास वो काम अवेलेबल है। सिनेमा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट है, सिनेमा में इसके परे कुछ ऐसा होता है, वो भी स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है कि भाई एक स्क्रीन है, उस पर एक ही फिल्म चल सकती है। तो कई बार कोई फिल्म जिसमें इतना बड़ा चेहरा नहीं है उसको अच्छी रिलीज़ नहीं मिल पाती। जब अच्छी रिलीज़ नहीं मिलेंगे तो कलेक्शन नहीं आएंगे, जो आजकल बॉक्स ऑफिस नंबर की बहुत बात होती है। लेकिन अगर आपकी फिल्म ही 300, 400, 500 स्क्रीन में रिलीज़ होगी तो क्या ही नंबर आएंगे, है ना? तो बाकी हाँ, एक्सेप्शन होता है, लेकिन बहुत रेयर होता है, कभी कभी होता है। तो वहाँ पे एक बड़ी फिल्म को बड़ी रिलीज़ मिलती है, और अगर कोई नया चेहरा है या छोटी फिल्म है तो उसको ऐसी रिलीज़ कभी नहीं मिल पाती। तो OTT ने ये फ़र्क जो है, इस तरीके से OTT का अपना योगदान है कि वो मौका देती है। लेकिन OTT पे लोगों ने इतना सारा कंटेंट एक्सप्लोर किया है इंटरनेशनली कि वो ग्रो हो गया है। बिल्कुल। तो अब जो मैंने बोला भी कि हमें भी ग्रो करना पड़ेगा, हमें भी कुछ बेहतर चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये असर है। जब रंगबाज जैसी सीरीज़ या फिल्में आती हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठता है कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि उन किरदारों को क्यों सिनेमा पे ग्लोरीफाई किया जाए जिन्होंने समाज पर कोई सकारात्मक असर नहीं छोड़ा है। इससे उनके प्रति लोगों का झुकाव आता है कि देखिए हाँ, क्या जीवन था, कितना प्रभावशाली जीवन था। आप इस पर सोचते हैं कि लोग कहते हैं कि आप अच्छे कैरेक्टर पर फिल्में बननी चाहिए जिससे कि लोगों पर अच्छा असर पड़े, ना कि गैंगस्टर्स को लेकर या बाहुबलियों को लेकर फिल्में बननी चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि संवाद होते रहना चाहिए। अगर कोई काम की वजह से बातचीत हो रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन वो बातचीत हेल्दी हो, हम सुने एक दूसरे को, समझें। और मैं एक कलाकार होने के नाते जितना मैं समझ पाया हूँ कि 24 घंटे में दिन होती है तो रात भी होता है, और वही सुंदरता को पूरा करता है। आप रात को निकाल दीजिए, दिन ही दिन है, कैसा लगेगा? दिन ही दिन है तो सनराइज खत्म, दिन ही दिन है तो सनसेट भी खत्म, क्योंकि दिन ही है तो सूरज डूबेगा ही नहीं। जब डूबेगा नहीं तो उगेगा कहाँ? तो आप उस दुनिया की बात करना चाहते हैं जहाँ पे न सूरज उगता हो न सूरज डूबता हो, तो कैसा लगेगा? अगर आप ऐसी कहानी की जहाँ सिर्फ तारीफ की जाए, जहाँ सब कुछ अच्छा हो, ऐसी दुनिया में आप जाना चाहते हैं तो आप कल्पना लोक में जी रहे हैं। रावण को निकाल दूं तो रामायण की कहानी कैसे कही जाएगी? कंस को निकाल दूं तो भगवान कृष्ण के जीवन को आप कैसे बताएंगे? हैं अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन सब अच्छा ही अच्छा होगा। मतलब इतनी स्वीट डिश हो जाएगी कि शायद डायबिटीज़, हाँ, डायबिटीज़ की तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये होगा कि मन भर गया भाई एक ही चीज़। तो कहीं ना कहीं एक ग्राफ तभी बनता है जब ऊपर नीचे कोई चीज़, तो वो नायक और खलनायक जब दोनों होते हैं तभी खेल बनता है। पता चले आप फुटबॉल खेल रहे हैं और सबको बोल दिया गया सब इधर ही मारो, इधर कोई मारेगा नहीं। तो आप इस तरीके के खेल को चाहते हैं कि बस एक ही दिशा में सब लोग चले चलो। तो कैसे आप, किस तरीके का सिनेमा आप देखना चाह रहे हैं या किस तरीके की चीज़ें देखना? तो और जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वो समाज में जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा वहाँ से मिलती है।
और राइटर लिखता है। हाँ, और ये अच्छी चीज़ है, मैं बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने ऐसा ट्वीट किया है कि कहानी को लेकर के आपका विचार इधर या उधर हो सकता है, लेकिन देखने में मज़ा तो आता है। बिल्कुल, है ना। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि रात के बगैर दिन कैसा। तो इतना तो हमें अपना दिल खोलना पड़ेगा कि हम, नहीं तो दो पोल है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, माइनस प्लस, उसके बगैर होगा कैसे। मतलब यही बात हो गई कि बस सब अच्छा ही अच्छा हो पूरी कहानी में, तो कैसे बनेगी कहानी। मुझे कोई लिख के दे, मैं भी समझना चाहूँगा। TV9 डिजिटल के माध्यम से आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को या फैंस को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप दीजिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कलाकार की ताकत आप हैं। मैंने और रंगबाज की पूरी टीम ने बहुत मेहनत से दिल लगा के काम किया है, और रंगबाज 3 ZEE5 पे अवेलेबल है। आप जाइए, देखिए और बताइए आपको कैसी लगी। आपने TV9 डिजिटल से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।